हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कि प्रमुख फसलें और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। जैसे केसर है तो वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। वो काली मिर्च है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगाई जाती है। छोटी इलायची है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अदरक है वो मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बहुत उगता है। जीरा है वो राजस्थान और केरल में उगता है। लौंग वो तमिलनाडु और केरल में। मिर्च है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल में। हल्दी है वो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु और कर्नाटक में। प्रमुख फसल एवं सरसों का पता राज्य कौन सा था। आम है तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है आम। केला वो गुजरात में उगाया जाता है। अमरूद है वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। लीची वो बिहार में बहुत उगती है। कटहल है वो आसाम में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। काजू है वो महाराष्ट्र में। आंवला है उत्तर प्रदेश में। पपीता है वो गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अनानास है वो पश्चिम बंगाल का में बहुत उत्पादन होता है उसका। नारियल तमिलनाडु में बहुत उगता है। सपोटा वो गुजरात में उगाया जाता है। अनार वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अखरोट है जम्मू कश्मीर में बहुत उगता है। संतरा वो महाराष्ट्र में। नींबू वर्ग वो आंध्र प्रदेश में। और सेब है वो जम्मू कश्मीर में। और नाशपाती उत्तराखंड में ये तो उग जाते हैं। इस सब चीज़ों के पीछे एक आई थी हरित क्रांति। तो उच्च गुणवत्ता हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व नहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नई प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा भारतीय कृषि में गतिवंत परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है ना। इसलिए इसे बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है। इसका श्रेय वैश्विक संदर्भ में अमेरिका वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग का भारतीय संदर्भ में एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट था एम एस स्वामीनाथन को था जो इंडिया में था। और जो अमेरिका में जो जो श्रेय जाता है अमेरिका के, वो उनका डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग जो भी आता है। 1966 के सूखे के बाद 1966 में सूखा आया था भारत में। उसके बाद भारत के कृषि में नए विकास के लिए नई पद्धति अनिवार्य हो गई थी। और ये सब थोड़ा बहुत प्रयोग पहले से किए गए थे, लेकिन परंतु 1966 और 67 में पंजाब और हरियाणा में नई कृषि पद्धति को पूर्ण अपना लिया गया था, है ना। जो कृषि के लिए जो नए प्रयोग किए गए थे, लेकिन 1966 और 67 में पंजाब और हरियाणा में जो कृषि के नए प्रयोग अपना लिए गए थे, जिससे कुछ उत्पादन होता है ना। वो यह कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन को आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। जहाँ 1951 और 61 के दशक में कुल उत्पादन 17 मिलियन टन थी, वहीं 1966 में के दशक में 49 मिलियन टन थी। 1951 और 66 के दशक में कुल उत्पादन हमारी 17 मिलियन टन थी, जो कि 1966 में यहाँ 49 मिलियन टन हो रही थी। भारत पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका था। भारत की हरित क्रांति तीन प्रमुख महत्वपूर्ण कारणों पर निर्भर था। विज्ञान आधारित कृषि 1967 और 66 हमारे लिए तीन कारक थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम कृषि में उत्पादन कर सकते हैं। एक तो विज्ञान आधारित कृषि तकनीकी, सेवाओं का विशेष पैकेज और सार्वजनिक नीति का विशेष पैकेज है। कृषि की अनिश्चितता में कमी लाना, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना हरित क्रांति के उद्देश्य थे, कि उसमें यहाँ काफ़ी हद तक सफल रही थी। हरित क्रांति का आलोचनात्मक विश्लेषण, हरित क्रांति इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण क्या क्या है ये देखते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, या लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान कराने के साथ साथ औद्योगिक आवश्यकता की आपूर्ति निर्यात कर सकने में समर्थ हुआ। हरित क्रांति से हम जब हम अपने पूर्ति कर पा रहे थे और हम निर्यात भी कर रहे थे आइटम को हरित क्रांति से के उत्पादन से। इसके अपर्याप्त भौगोलिक विस्तार एवं प्रयोग में अवैज्ञानिकता का परिणाम है। इससे विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, जैसे कि जो कि हरित क्रांति के कारण अप्रादेशिक व अंत प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा हरित क्रांति के विकसित क्षेत्रों में परिवर्तित हुए, जबकि बिहार, उड़ीसा और अन्य पिछड़ा रह गए। हरित क्रांति में क्या हुआ कि पंजाब हरियाणा तो बहुत विकसित हो गए, जबकि बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, ऐसे ये राज्य पीछे रह गए। तो ये कि विषमता हो गई दो प्रदेशों के बीच में, है ना। दूसरा कि सिंचित और असिंचित क्षेत्रों की उत्पत्ति में अंतर होने के कारण कृषकों के बीच में तनाव बढ़ा। जैसे क्या है कि जहाँ पर जमीन से सिंचित थी वहाँ और जहाँ पर असिंचित थी उन कृषकों में एक वो हो गया, डिस्टेंस हो गया, तनाव बढ़ गया। साथ ही हरित क्रांति का मुख्य लाभ बड़े किसानों को मिल गया, छोटे किसान वंचित रह गए। हरित क्रांति से क्या है कि बड़े किसान तो आगे बढ़ गए, लेकिन छोटे किसान वहीं पर रह गए। तो एक बहुत बड़ा वो सो है। सही फसलें इससे लाभवंत नहीं हो पाई। इसका मुख्य लाभ गेहूँ चावल उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में है ना।
सारी फसलें हरित क्रांति में नहीं थी, सिर्फ गेहूँ और चावल थे जिसका उत्पादन हरित क्रांति में होता है ना। दलहन तिलहन नकदी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में वृद्धि, तिलहन और नकदी फसल में इसकी वो इतना नहीं मिला। हरित क्रांति के संदर्भ में प्रदेश की मिट्टी में लवणता, क्षारीयता की समस्या है, नाइट्रोजन निविष्ठता की समस्या है, भूमिगत जल स्तर में कमी हुई। हरित क्रांति के कारण हरित क्रांति जिन प्रदेशों में हुई थी उनकी मिट्टी में लवणता, क्षारीयता की समस्या आई, नाइट्रोजन निविष्ठता की समस्या आई, भूमिगत जल स्तर में कमी हुई और अनेक परिस्थितियाँ उभरी जो अंततः कृषि के उत्पादन पर जो कृषि उत्पादन उस पर नकारात्मक प्रभाव डाला उन चीज़ों ने। हरित क्रांति का द्वितीय चरण, वो जो हरित क्रांति का सेकंड चरण था 1987 में भूख सूखे के प्रभाव से खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन में कमी जैसे कारकों को ध्यान में रखकर 7वीं पंचवर्षीय योजना का पूरा मूल्यांकन किया गया। यह निर्णय लिया गया कि हरित क्रांति को दूसरे चरण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए 17 राज्यों 159 जिलों को चुना गया था और वे चुने गए जिले जहाँ पहले से सिंचाई की सुविधा के उपलब्ध है लेकिन कृषि विकास का करने प्रयास नहीं किया था। द्वितीय चरण में सर्वाधिक प्राथमिकता हरित क्रांति के विभिन्न चरणों को दिया गया था अर्थात हरित क्रांति को पूरी भारत, पठारी भाग, तटवर्ती भाग भारत में फसलों की उत्पादकता, कृषि वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसकी दूसरी विशेषता थी चावल की प्राथमिकता। 169 जिलों में 109 जिलों को चावल की खेती है तो प्राथमिकता दी गई थी जो कि पूरी भारत तटवर्ती भारत के अनुकूल था। बहुत सारी चीज़ें इसमें तो यार है ना, ऐसी चीज़ें मेन चीज़ तो क्या थी कि हरित क्रांति का जो सेकंड चरण था उनमें हमने इनमें बातों पर ध्यान दिया। एक तो सिंचाई के लिए भूमिगत जल का प्रयोग करना, सिंचाई के लिए मैंने भूमिगत जल का प्रयोग किया। इस द्वितीय सेकंड क्रांति होता है संकर बीजों उर्वरक के छोटे पैकेटों की उपलब्धता तथा कीटनाशक उत्पादों छूट, जो कीटनाशक था उन पर टैक्स में छोड़ देती है। ये 3 चीज़ें कृषि उसके लिए है ना। अब हमने कृषि के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया उन जानती योजना को, जैसे एक योजना थी भारतीय कृषि सिंचाई योजना। यह योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत पहले से चल रही सिंचाई योजना जैसे कि तरु सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन की सम्मिलित किया था। इसका उद्देश्य समुचित प्रौद्योगिकी पद्धति के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग, क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश सावधानता प्रोत्साहित करना। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। और आता है एग्री पोर्टल, किसानों को कृषि प्रणाली, उर्वरकों की गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि के लाभ आदि में सहायता करने तो अन्य संबंध जानकारी प्रदान करने के लिए व्यवधारित 3 एग्री पोर्टल का जुलाई 2015 में शुरू किया था। गवर्नमेंट ने 2015 में 3 एग्री पोर्टल लॉन्च किया था। इसके लिए भारतीय किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण, ये जो भारतीय किसान संपदा योजना है ये गवर्नमेंट ने 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि समुदाय का कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना संपदा का किया था। नहीं तो नॉर्मल योजना नहीं है।